Good morning. Today is 27 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है आईडीबीआई ऑफिशियल्स को। किस आरोप में? इन पर आरोप है कि इन्होंने लोन दिया विजय माल्या को और किंगफिशर के दूसरे प्रमोटर्स हैं उनको विदाउट ड्यू डिलीजेंस, मतलब इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर्स का फॉलो नहीं किया और इस प्रकार से जो बैंक्स को नुकसान हुआ 900 करोड़ का। और भी काफ़ी इश्यूज इससे रिलेटेड हैं, तो ये अच्छा आर्टिकल है। नीचे का जो आर्टिकल है ट्रंप से रिलेटेड है। किस प्रकार ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में ट्रंप अब क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था उस पर एक तरह से उसके विरोध में अब स्टेप्स लेना उनका स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा आर्टिकल्स कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। जो बीच का आर्टिकल है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस के बारे में हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी डिस्कस कर लेंगे, इसको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से आपका भी। और ये आर्टिकल जो है राजनीति से प्रेरित ये आर्टिकल है, तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है ये सीरिया से रिलेटेड है अस्ताना में, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड है। इसमें कुछ प्लस के पॉइंट्स हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में डिस्कस किया था तो उसमें नेगेटिव के पॉइंट्स थे कि क्यों बेसिक इनकम नहीं आनी चाहिए। इसमें ये कहते हैं आनी चाहिए, तो हमारा आज ये बेसिक इनकम का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा इस मुद्दे पर। एक और आर्टिकल ईटी का और एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय माल्या से रिलेटेड, किंगफिशर से रिलेटेड ये केस है। तो क्वेश्चन समझिए पहले, तो आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए बैंक बोरोअर का जो नेक्सस होता है, यानी बैंकर जो लोन देते हैं और बोरोअर जो होते हैं लोन लेते हैं। देखिए कई बार कैसा होता है, जो ये बैंक्स होते हैं ना, बैंक के हायर ऑफिशियल्स, इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के ऊपर के लोग हैं, जैसे कि विजय माल्या। अब बैंकों ने क्या किया, विजय माल्या डिजर्व ही नहीं करते थे वो लोन, फिर भी इन्होंने क्या किया, जो रिश्वत लेके कह लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो इन्होंने किया। वो तो सीबीआई अब जांच में पता लग गया कि क्यों इन्होंने लोन दिया था विजय माल्या को, जबकि ये डिजर्व नहीं करते थे। तो कई बार ऊपर के जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं उनका और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनका, तो इन दोनों में एक तरह से नेक्सस होता है। तो वो लोग रह जाते हैं जो सही में जो लोन डिजर्व करते हैं, उनको तो लोन मिल नहीं पाता, लेकिन ऐसे लोग जो लोन डिजर्व ही नहीं करते उनको ये लोन दे देते हैं, बाद में ये लोन चुका नहीं सकते जैसे माल्या अभी, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है बैंक्स के लिए, यानी बैंक को नुकसान हो जाता है इससे। तो ये जो नेक्सस है वो तो टूटना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि जो ऑनेस्ट बैंक पेयर हैं, यानी जो ईमानदार बैंकर हैं, वो लोन बिल्कुल सोच समझ के देते हैं, लेकिन हालांकि किस्मत खराब निकली, वो कंपनी बाद में जिसने काम करना बंद कर दिया, उनको हरासमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी हरासमेंट हुई तो बैंकर्स जो हैं कल को लोन देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको डर लगेगा कि लोन देंगे तो बाद में अगर देखिए डूब गई वो कंपनी तो बाद में सीबीआई हमको पकड़ेगी क्योंकि आपने लोन इनको दिया क्यों था। तो इन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, इस पर आपको कमेंट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंटेक्स्ट आपको पता है, ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया इनको, 900 करोड़ का इन्होंने लोन दिया था और किंगफिशर को इन्होंने दिया था और प्रॉपर प्रोसीजर के बिना दिया था। अब और भी काफ़ी सारे एक्शंस लिए गए हैं, जैसे सेबी ने क्या किया है, सेबी ने किंगफिशर के जो मेन प्रमोटर थे विजय माल्या, इनको बैन कर दिया कि आप अब कोई भी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते। और भी काफ़ी दूसरे ऑफिशियल्स, जैसे कि जो आईडीबीआई बैंक के सीएमडी जिनको अभी गिरफ्तार किया है वो, और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड जो माल्या की कंपनी है उसके भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको कर दिया कि आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में अब डायरेक्टर की पोजीशन नहीं ले सकते। ऊपर से देखिए जो ये एक जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इनका भी एक डिसीजन आया है। इन्होंने 17 जो बैंक्स का कंसोर्टियम है इनको अलाउ किया कि आप 6200 करोड़ जो बकाया हैं वो वसूल लीजिए किंगफिशर से, और ब्याज समेत आप वसूल लीजिए। तो ये 3-4 ऑर्डर आए हैं जिससे ये अपनी वसूली करेंगे और विजय माल्या और उनकी कंपनी से। ये देखिए उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि काफ़ी बार ये इश्यू आता है कि बैंक्स की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बढ़ती जा रही है। 70,000 करोड़ की पिछले साल जुलाई में जो आंकड़ा आया था उसमें 70,000 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी बैंक की। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसी एसेट होती है जो अभी जिससे जो बैंक्स को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक तरह से आप कह सकते हो उनके लिए हार्मफुल है, डूबती नजर आ रही है। और उसके बाद में क्या है, देखिए अगर इतना अगर जो सीएमडी बैंक्स के ऑफिशियल्स हैं ऐसे लोन देने लगे बिना किसी सोचे समझे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बढ़ेगी ही ना। अभी तक तो हुआ देखिए एक पक्ष ये पूरा आर्टिकल का, अब स्टार्ट होता है दूसरा पक्ष। ये कहते हैं कि देखिए अगर, लेकिन आप इस तरह से बैंक जो सीनियर बैंक ऑफिशियल्स हैं उनको इस तरह से पकड़ोगे तो पॉलिसी पैरालिसिस का भी खतरा होता है। पॉलिसी पैरालिसिस देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब मान लीजिए मैं बैंक में काम कर रहा हूँ,
मैं बैंक में काम कर रहा हूं और मुझे पता लगा अभी अभी कि जो सीएमडी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है लोन देने के चक्कर में, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना कि अगर मैं भी लोन दूंगा तो कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डर के मारे लोन दूंगा ही नहीं। मुझे लगेगा कि यार इससे इससे अच्छा कि हम कल को पकड़े जाएं, लोन देते ही नहीं है। तो एक तरह से लोन नहीं देंगे वो डर के मारे, तो लोन मिलेगा नहीं, कंपनीज को लोन मिलेगा ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमारी प्रभावित होगी। तो यही आर्टिकल अभी कहता है कि इससे पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा पैदा हो सकता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि एक तरह से आप जो है बोल्ड डिसीजन लीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर इस प्रकार से सीबीआई पकड़ने लगी तो मतलब कम से कम फिर पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा जो दोबारा से पैदा हो जाएगा, जिससे हमारी ग्रोथ रेट प्रभावित हुई थी यूपीए के टाइम में भी। अब एक और बात है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये देखिए 13(1)D, ये याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। मैं तो भूल गया था, वैसे दोबारा से पढ़ना पड़ा मुझे। तो ये है क्या, देखिए 13(1)D को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 13(1)D जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसका ये क्या कहता है, उसका कहता है कि देखिए अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की पॉलिसी अपनाता है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को यानी सरकार को नुकसान पहुंचे और या तो उसको खुद को या फिर उसके किसी रिश्तेदार साथी को फायदा पहुंचे, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है उस ऑफिशियल्स पर। अब देखिए इसको हटाने की बात थी, ये बात जब हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था पहले, तो बात ये थी कि सरकार इसको हटाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इसी वजह से कि पॉलिसी पैरालिसिस आता है और ये लोग डिसीजन लेते नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं। तो अब दोनों पक्ष के और खिलाफ के पॉइंट्स हैं इसमें। हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए पब्लिक अगर ये ला मौजूद है, इसमें ये सेक्शन 13(1)D मौजूद है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो इससे फायदा क्या होता है, पब्लिक जो सर्वेंट है वो केयरफुल होते हैं, वो बिल्कुल सावधान होते हैं कि हमारे किसी डिसीजन से नुकसान ना हो जाए। और पॉलिटिकल मास्टर्स के जो हुक्म होते हैं वो उनको एज ए बस मानते नहीं है, उनको लगता है कि देखिए इससे कल को हम भी फंस सकते हैं तो हमें नहीं मानना चाहिए, एक तरह की करेज वो दिखाते हैं। तीसरा रीजन ये है कि देखिए अकाउंटेबिलिटी भी आती है सिविल सर्वेंट्स में। ये तो हुए कि ये जो एक्ट है वो रहना चाहिए, जो करप्शन एक्ट के अंदर में एक ये सेक्शन रहना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ के क्या पॉइंट्स हैं, मतलब ये फेवर पे मत जाइए, मतलब उल्टा लिख रखा है यहाँ पे। तो एक तो इससे ये आता है कि साफ साफ देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होगी, क्योंकि वो ज्यादा कागजात मानने लगेंगे बिल्कुल सावधान होकर, तो वो बिल्कुल कागजी कार्रवाई पर फोकस करेंगे कि ये कागज लाओ वो कागज लाओ। इससे तो ये ज्यादा पॉलिसी पैरालिसिस आने के खतरा हो जाएगा कि नए प्रोजेक्ट्स तो आ ही नहीं पाएंगे वो इस तरह से, अगर ज्यादा सावधानी बरतेंगे तो। और ऊपर से ये बात आती है कि देखिए ये इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि सरकार, जो ब्यूरोक्रेट्स वो सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, उनको हरास करने के लिए सरकार इस एक्ट का यूज कर सकती है, इस सेक्शन का यूज कर सकती है। तो ये दो नुकसान है। तो ये प्लस के पॉइंट्स, नेगेटिव के पॉइंट्स दोनों हमने डिस्कस कर लिए, क्यों ये सेक्शन रहना चाहिए, क्यों ये हटना चाहिए। ये आर्टिकल में नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किया, रिवाइज कर लिया। और एक और चीज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अभी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है, ये हमको पता है, काफी सारे रीजन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बढ़ने के। कौन कौन से? एक तो इंटरफेरेंस होता है, सरकार कहती है कि आप इनको लोन दीजिए, इनको मत दीजिए, तो बैंक वाले भी बेचारे परेशान होकर लोन दे देते हैं सरकार के कहने पे, लेकिन बाद में वो सरकार बदल जाती है लेकिन वो लोन फेल हो जाता है। और भी काफी सारे रीजन है, जैसे कि ड्यू डिलीजेंस का फॉलो नहीं करना, जिससे इस प्रकार से करप्शन मिलता है। ये और भी काफी सारे जो रीजन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। लेकिन एक चीज हमने पहले डिस्कस नहीं करी थी, ये एक्स्ट्रा आर्टिकल से एक्स्ट्रा है, जो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सरकार कर क्या रही है? जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस पे जरूर लिखिए, इस मुद्दे पर भी सरकार कर क्या रही है। सरकार देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को दूर करने के लिए काफी सारी चीजें कर रही है। रिकैपिटलाइजेशन, यानी 77,000 करोड़ का हमने पढ़ा कि एनपीएस है, तो सरकार देने के लिए सोच रही है कि 80,000 करोड़ बैंक को दे दिया जाए ताकि उनका एनपीए खत्म हो जाए। बैंक्रप्सी कोड ला रहे हैं। बैंक्रप्सी कोड ये होता है कि कल को कोई कंपनीज फेल हो जाती हैं तो उनकी एसेट वगैरह बेच के किस प्रकार से वो धन जुटाया जाए, इसको पूरा जो प्रोसीजर्स हैं या जो इसके अंदर में लिखा गया क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, वो है बैंक्रप्सी कोड में। और ज्यादा ऑटोनमी दें कि जो बैंक्स हैं वो अपने कहने पे ही चले, मतलब सरकार के कहने पे ना चले या फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हिसाब से ना चले, अपने विवेक के हिसाब से ये लोन दें। चौथा है जो सीएमडी की पोस्ट है वो पीएसबी से अलग कर दो, ताकि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सीएमडी की पोस्ट, इसलिए इसको अलग कर दो। तो ये 4-5 रीजन से जो सरकार फॉलो कर रही है। अब काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया जो आर्टिकल में नहीं था। अगला देखिए आर्टिकल है, ये है ट्रंप से रिलेटेड। ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से बता देता हूं आपको 1 मिनट में क्या कर रहे हैं ये। ट्रंप ने देखिए क्या किया, ट्रंप ने चुने जाने के बाद में जो व्हाइट हाउस की जो लिस्ट थी, व्हाइट हाउस में आपको पता होगा प्रेसिडेंट निवास का, जैसे अपना प्रेसिडेंट राइसिना हिल्स है, प्राइम मिनिस्टर का 7 RCR है, वैसे ही वहां जहां प्रेसिडेंट रहते हैं यूएस में उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस के जो वेबसाइट थी उसमें से इन्होंने जो एनवायरमेंट की से रिलेटेड डिटेल्स थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिटेल्स थी, वो हटा दी। ऊपर के उसके बाद इन्होंने जो यूएस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी उनको भी कहा कि आप भी हटा दीजिए। तो बाद में इन्होंने विरोध किया, साइंटिस्ट वगैरह ने, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने कहा देखिए अभी हमारा कोई इमीडिएट प्लान नहीं है
जो ये निरस्त करने का या फिर ऐसा कुछ इन्वायरमेंट के खिलाफ करने का। और इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ किया कि जैसे साइंटिस्ट के खिलाफ में गैग ऑर्डर लगा दिया, साइंटिस्ट को कहा कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हमारी अनुमति के बिना। और दूसरा इन्होंने क्या किया, उसके अलावा कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रूटीन का कोई डेटा रिलीज होता है वो भी ये कहते हैं कि हमारी अनुमति के बिना नहीं रिलीज होना चाहिए, ऐसा ट्रंप के ऑफिस ने कहा वहां की यूएस की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को। तो ये सारे पॉइंट सिर्फ सुनने के लिए थे, ये आप ना तो अपने नोट्स में यूज करना ना कहीं काम आने के हैं, सिर्फ एक कहानी बनाने के लिए है। आगे क्या है देखिए, कई बार क्या होता है कहानी बनानी जरूरी होती है, नहीं तो फिर कंटेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आगे देखिए, अब पहले भी हमने काफी बार पढ़ा कि ये जो ट्रंप है काफी बार विरोध करते हैं, कहते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक हवा बनाया गया है चाइना जैसी कंट्रीज के द्वारा और हमारी ग्रोथ को प्रभावित करने के लिए, ऐसा यूएस ने कहा, ऐसा ट्रंप ने कहा मेनली। तो ट्रंप कहते हैं कि देखिए अगर मैं आऊंगा तो जैसे ओबामा ने पहले क्या किया था, काफी तरह की पॉलिसीज अपनाई थी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे और कोल से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कोल से प्रोडक्शन रोकेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ट्रंप ने कहा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोल से करूंगा, फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा और इससे अमेरिका की जॉब्स बढ़ेंगी। तो वो कुछ इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे जिससे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में, यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो मुहिम चल रही है वर्ल्ड की, उस मुहिम को धक्का पहुंचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये सब तो ठीक है, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो बहुत मुश्किल से साइन किया था वर्ल्ड कंट्रीज ने मिलकर, 195 कंट्रीज द्वारा ये साइन किया गया था। और इसमें क्या क्या है इस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, इसमें देखिए 21वीं शताब्दी में जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए 21वीं शताब्दी के अंदर में। और इससे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो हमारे टारगेट्स हैं वो है, 2 तो छोड़िए, हम कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर था उससे ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ना चाहिए इसमें 21वीं शताब्दी के अंदर में। और उसके लिए ओबामा ने काम भी करना स्टार्ट किया था। ओबामा ने काफ़ी सारे काम किए थे, जैसे कि उन्होंने अपना टारगेट दिया था INDC में, उसमें कहा था कि ये 2005 में जो इनके लेवल्स थे उससे 32% अपने लेवल कम कर लेंगे जो इनके एमिशंस हैं 2030 तक आते आते। और ये कि फिर आर्टिकल कहता है कि 0.8 डिग्री सेल्सियस तो ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का जो टेम्परेचर था उससे ज़्यादा अब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है। और अभी ये संभावना व्यक्त की जाती है कि अगर और ज़्यादा डिले करेंगे इस चीज़ में तो नुकसान ही पहुंचेगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जो जुड़े इशू हैं उन पे। तो अब देखिए कई पॉइंट्स इसमें ऐसे है कि हम फोल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये फोल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट फोल्डर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसको फोल्डर मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते उन पे हम क्वेश्चन भी नहीं करते। देखिए अब इस आर्टिकल पे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फोल्डर की तरह यूज होने वाला आर्टिकल है। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस। आपको याद होगा ऑर्डिनेंस पर एक जजमेंट आई थी अभी कृष्ण कुमार की, और 2-3 आर्टिकल्स आए थे, इस पे हमने डिस्कस भी किया था। ये आर्टिकल पूरा एक तरह से रिवीजन मान लीजिए इसे। और अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्डिनेंस हैज बीन डाइवर्टेड फ्रॉम द इंटेंशन विद विच इट वाज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑर्डिनेंस अपने इंटेंशन से भटक गया है जिस इंटेंशन के साथ में ये संविधान में शामिल किया गया था। इस पर बात पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए ऑर्डिनेंस सबसे पहले होता क्या है, क्विक रिवीजन। देखिए आर्टिकल नंबर 123 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकती है और आर्टिकल नंबर 213 में स्टेट गवर्नमेंट। ये होता क्या है, वैसे तो देखिए कानून बनाना है लेजिस्लेचर का काम, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब अब एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब दोनों के दोनों हाउस काम नहीं कर रहे होते, तो ये पावर गवर्नमेंट के पास में है, यानी प्रेसिडेंट के पास में है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट के जब सेटिस्फाई हों तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, 2 यहाँ पे हैं प्रीलिम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो कि कब पास होता है, जब पास होता है जब दोनों हाउस काम नहीं कर रहे हो, तो यानी अगर एक हाउस भी, दोनों के दोनों काम करने जरूरी है कानून बनाने के लिए, यानी अब एक हाउस भी अगर काम नहीं कर रहा है, यानी अभी वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो दूसरा हाउस अकेला कानून नहीं बना सकता, आपको पता है, तब भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। और एक बार जब देखिए ऑर्डिनेंस पास हो गया तो और जब दोनों के दोनों हाउस अब फंक्शन कर रहे हैं तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर पार्लियामेंट या फिर असेंबली से पास होना चाहिए। यानी एक बार पार्लियामेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी अगर 6 हफ्तों के बाद अगर वो नहीं पास हुआ तो ये निरस्त हो जाएगा, अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा ये है पूरा ऑर्डिनेंस का इशू। और एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोचोगे इसे। एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने टाइम तक काम कर सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम तक काम कर सकता है? हाँ यूं मत सोचिएगा अभी 6 महीने नहीं है इसका आंसर। चलिए आगे चलिए।
आगे है, अब क्या हो गया। अब देखिए रिसेंट में जो केस आया था वो था कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या केस था ये, देखिए ये केस क्या था वो यहां से देख लीजिए आप। ये केस था 429 संस्कृत स्कूल, 429 संस्कृत स्कूल्स, उनके उनको स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। यानी जितने भी टीचर्स थे इन संस्कृत स्कूल्स के, अब उनको सैलरी देगा बिहार गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया, 89 से लेकर 92 तक ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया, लेकिन कोशिश ही नहीं की एक बार भी कि इनको असेंबली से भी पास करवाया जाए। बार बार 5 बार इन्होंने अध्यादेश जारी किया, लेकिन आखिरकार 1992 के बाद में ये अध्यादेश जारी नहीं कर सके। और ये जो 429 संस्कृत स्कूल थे, इनके टीचर्स अब ये तो अधर में लटक गए ना। अब सरकार ने ऑर्डिनेंस से इनको सरकार के अंडर में लिया था, अब ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया, अब ये कहां जाएं। अब ये सरकार के कर्मचारी तो रहे नहीं, क्योंकि कानून तो सरकार ने बनाया नहीं था, ऑर्डिनेंस तो फेल हो गया, अब दोबारा कानून बना नहीं, तो ये तो बीच में ही रह गए। तो इन लोगों ने केस कर दिया सरकार पर कि आपने तो हमें बीच में छोड़ दिया, पहले आपने सरकार के अंडर ले लिया और अब कह रहे हो अब आप सरकार के कर्मचारी नहीं हो क्योंकि ऑर्डिनेंस तो फेल हो गया। तो उसके बाद में ये केस कोर्ट में गया, तब उसी पे पूरा आर्टिकल है। तो देखिए 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस इससे उभरते हैं। एक तो क्या तो ये देखिए जो सरकार जो ऑर्डिनेंस लाती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड होता है, इसके देखेगा कौन। तो इन्होंने देखिए, हमने पहले जैसे डिस्कस किया था, जुडिशरी ने ना अब इस ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अपना जो जुरिडिक्शन है ना वो बढ़ा लिया है। पहले तो सिर्फ ये देखते थे कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है क्या नहीं किया गया है ऑर्डिनेंस के पास करने में, लेकिन अब ये पर्पस भी देखते हैं। पर्पस मतलब कि किस सिचुएशन में, यानी सरकार कोई जो सरकार जो ऑर्डिनेंस पास कर रही है उनका जो पर्पस है वो ओब्लिक तो नहीं है, कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए तो नहीं पास कर रहे हैं। तो ये अब जुडिशरी का दायरा अब यहां तक आ गया कि वो ये चीज भी देखेंगे। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखने के लिए, पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया था, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अब देखिए ऑर्डिनेंस के दौरान में अब सरकार ने किसी तरह के फायदे दे दिए। अब मान लीजिए इन जो टीचर्स थे इनको सरकार ने सरकारी कर्मचारी बना दिया, तो अब जो फायदे सरकार ने पहुंचाए थे ऑर्डिनेंस के दौरान में, क्या ऑर्डिनेंस लैप्स होने के बाद में वो फायदे मेंटेन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अब इस बात पे सवाल उठता है। ऑर्डिनेंस तो आपका फेल हो गया, लेकिन जो फायदे आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पहुंचाए थे जब ऑर्डिनेंस के दौरान में, अब वो फायदे ऑर्डिनेंस के खत्म होने के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस बात पे देखिए क्या हुआ। इस बात पे ये हुआ कि देखिए जुडिशरी ने कहा जो कानून पास होता है ना, चाहे वो असेंबली से हो या पार्लियामेंट में हो, वो देखिए अगर उसमें सरकार कुछ कहती है इस तरह का कि हाँ भाई अगर कानून हट भी गया तो भी फायदा मिलता रहेगा बाद में भी उन लोगों को जिनको इसके दौरान मिल चुका है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं जब अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है, कानून में क्या कहते हैं, फ्री सब्सिडी की बात होती है। कुछ लोगों को एक जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या फिर फुलफिल करते हैं उस क्राइटेरिया, उनको फ्री सब्सिडी की बात होती है। तो अब देखिए अब ये चीज फ्री सब्सिडी वो देते हैं पार्लियामेंट में कानून बनाकर या असेंबली में कानून बनाकर। तो देखिए अब ये कहते हैं कि अब जुडिशरी इस बात पर यूं कहेगी कि जो कानून बन चुका है और सरकार ने यूं कहा कि कल को ये कानून निरस्त भी हो गया तो लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी मिल रही है इनको तो मिलती रहेगी, नए लोगों को नहीं मिलेगी। तो अब देखिए जुडिशरी ने ये कहा कि अगर कानून बनाकर पार्लियामेंट या फिर असेंबली ये चीज कहती है तो चलो मान लेते हैं, ये तो परमानेंट कानून था। लेकिन ऑर्डिनेंसेस ये बात कहते हैं, यानी सरकार अगर ऑर्डिनेंस पास करके ये बात कहती है कि जिन लोगों को सब्सिडी मिल रही थी उसके अलावा उनको तो मिलती रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। समझ गए आप क्या इशू है। यानी दोबारा से बताता हूं एक बार, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो इसको 2 केस में समझिए फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला केस ये मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ जुडिशरी ने क्या कहा। पहला केस मान लीजिए पार्लियामेंट से आप कोई कानून पास कर रहे हो और ऐसा कहते हो कि 4-5 बंदों को फ्री सब्सिडी मिलेगी और जो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, सरकार उसके बाद में ये बात भी लिख देती है कि कल को ये कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ वो फेल हो गया, फिर भी इन 4-5 लोगों को तो सब्सिडी मिलती रहेगी कि नए लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन जुडिशरी ने कहा ऐसा आप ऑर्डिनेंस में नहीं कह सकते। अगर एक बार ऑर्डिनेंस चला गया तो 4-5 को भी नहीं मिलेगी जिनको पहले मिल रही थी, यानी ऑर्डिनेंस के दौरान में जिनको आपने कहा था कि इनको सब्सिडी मिलनी चाहिए इनको भी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा इशू था। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन कई बार मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है समझाना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब एक 2-3 और भी इशू इससे रिलेटेड हैं कि ये देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका हनन है ऑर्डिनेंस।
जैसे सेपरेशन ऑफ पावर कैसे, जैसे कानून बनाना है वो लेजिस्लेचर का काम है ना, तो जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी सरकार इस पे कानून बनाती है बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है। तो एक और एग्जांपल इन्होंने दिया कि किस प्रकार ऑर्डिनेंस का यूज होता है। ये एग्जांपल देते हैं जिस प्रकार से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसमें चेंज करके सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया था। ये रिसेंट का एग्जाम्पल है। रिसेंट का एग्जाम्पल्स हमेशा लिखें तो मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए ये कहते हैं कि उस दौरान में क्या हुआ था, सरकार ने बार बार ऑर्डिनेंस को पास किया और एक तरह से ऑर्डिनेंस को तो सरकार एक तरह से अल्टरनेटिव टूल की तरह इस्तेमाल करने लगी है, बस एक जरिया बन गया ये कानून बनाने का। और ऐसा कुछ देखते ही नहीं जो पहले जिस नज़रिए से आया गया था भाई इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, कोई नहीं देखता इस बात को। एक अंबेडकर का एक वो है केस है, आप इसे यूज कर सकते हो अपने ऐसे में। अंबेडकर जी ने क्या कहा, देखिए उस टाइम पर जब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था तब भी इस बात का विरोध था। कुंजरू थे, एच.एन. कुंजरू ने इस बात का विरोध किया था कि कैसे आप एक एग्जीक्यूटिव को पावर सौंप सकते हो, या फिर ये इस चैप्टर के अंदर में था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो अब आपको पता ही है इनके सरकार की मदद से यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही काम करता है। तो एच.एन. कुंजरू ने इस बात का विरोध किया, तो अंबेडकर ने इस बात के जवाब में कहा कि देखिए मुझे भी इस बात पर लेकर वो है कि उनको कहता है कि हेडिंग अच्छी नहीं है, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो उन्होंने हेडिंग बदल के कहा कि इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए कि द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, यानी उनकी पावर्स प्रेसिडेंट की कानून बनाने की तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तब अब थोड़ी जो रिसेंटमेंट है वो कम होगी, यानी कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि कब है प्रेसिडेंट कब कानून बना सकता है, कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। यानी कहने का मतलब यूँ ही है कि जब आप बस इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि जब ऐसे लिखने लगो तो कह दो कि जब अंबेडकर जी ने भी इस बात का विरोध किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में, तो ये ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे में लिखने से बढ़िया होता है ये। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में वे फॉरवर्ड है कि देखिए जो ये इसने अब ये सारा समराइज कर दिया वे फॉरवर्ड में, जैसे कि ये ऑर्डिनेंस के दौरान में आप किसी को फायदा पहुंचाए तो वो इंड्यूरिंग फायदा नहीं होगा, मतलब लगातार चलता नहीं जाएगा ताउम्र। ऑर्डिनेंस बंद हो गया तो वो फायदा भी बंद हो गया अपने आप में। और वही बात सेम बातें जैसे कि डिबेट्स फॉलो नहीं करते या फिर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट ये अब ये डिसाइड करेंगे, मतलब अगर फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑर्डिनेंस अब अगर रद्द हो गया तो यानी कानून नहीं बनाया तय सीमा के अंदर में, तो ये जुडिशरी डिसाइड करेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट है क्या नहीं। जैसे आप इसी केस को ले लीजिए, अब सरकार के कर्मचारी थे ये बिहार गवर्नमेंट के केस में। अब इन सरकार के कर्मचारियों को देखिए, ऑर्डिनेंस के तहत में इनको सरकारी कर्मचारी बनाया गया था, लेकिन अब ऑर्डिनेंस तो बाद में कानून के रूप में तो आया नहीं, तो अब क्या ये सरकारी कर्मचारी होंगे या नहीं होंगे, तो इस बात को जुडिशरी डिसाइड करेगी हर एक केस में कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर एक आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो ये बात भी कहते हैं कि देखिए कई बार तो क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट तो इरिवर्सिबल होता है। जैसे एक बात लीजिए, अब डिमोनेटाइजेशन की स्कीम है मान लीजिए, अब नोटबंदी की स्कीम पर सरकार जो जुडिशरी को डिसीजन लेना है, लेकिन अब मान लीजिए डिसीजन आए इसका 3-4 महीने बाद में, तो अब 3-4 महीने बाद में जुडिशरी यूं कहे कि जो डिमोनेटाइजेशन की स्कीम है आपने कानून के विरुद्ध चलाई है, इसको इंप्लीमेंट किया है, तो अब देखिए अब फायदा ही क्या है ना, अब नोटबंदी की स्कीम तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो ही चुकी है, तो वो इरिवर्सिबल है। तो वही बात इसमें ऑर्डिनेंस में कहते हैं कि ऑर्डिनेंस के दौरान में कुछ फायदे अगर दिए जाते हैं किसी को तो कई बार वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला देखिए जो आर्टिकल है वो सीरिया से रिलेटेड है। सीरिया का इशू काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब तो यूं लगने लगा है सीरिया का इशू तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, ऐसा लगता है जैसे सीरिया तो इंडिया का ही एक स्टेट है, 30वां स्टेट है इंडिया का, ऐसा लगता है क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने। अभी क्या हुआ, अभी देखिए कजाकिस्तान के अस्ताना में सीज फायर के बाद में वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी 3 पार्टीज़ की, ईरान की, रशिया की और टर्की की। ये पहली बार है 6 सालों के अंदर में कि जो लड़ रहे हैं स्टेक होल्डर सीरिया के अंदर में वो एक मंच पर जुटे और उन्होंने एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करी, तो इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो एक देखिए वार कब खत्म होता है, कोई भी वार तब खत्म होता है जब या तो देखिए पूरा एक डिसाइसिव विक्ट्री हो जाए किसी पार्टी की, यानी कोई पार्टी पूर्णतः जीत जाए या फिर दूसरी पार्टी एग्जॉस्ट हो जाए, पूरी तरह से थक जाए। लेकिन अब फिलहाल किसी केस में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया, वहाँ पे देखिए प्रोक्सी वार लड़ रहा था, यानी वहाँ के जो रिबल्स थे सीरिया के साथ में लड़ रहा है रशिया सीरिया की सपोर्ट करता है रशिया, और जो रिबल्स ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं यूएस और इसके अलाइज। तो ये कहते हैं कि देखिए सऊदी अरेबिया, टर्की एंड यूएस, अब जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएस ये इन्होंने अब रिबल्स को हेल्प करना बंद कर दिया है। टर्की को देखिए, टर्की पे खुद पे टेरर अटैक्स इतने होने लगे हैं, तो टर्की को लगता है कि अब मुमकिन नहीं है, जो ये रिबल्स को हेल्प कर रहे थे इनको लगता है कि वार खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी धरती पर ही टेरर स्ट्राइक्स होने स्टार्ट हो गए हैं। सऊदी अरेबिया येमेन के वार में उलझा हुआ है, तो उनको यूँ लगता है कि कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जिन रिबल्स को ये सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जो लड़ाई है वो रशिया से है, रशिया से वो कभी जीत नहीं पाएंगे। यूएस का भी ट्रस्ट खत्म हो गया है रिबल से। क्यों खत्म हो गया है वो तो इन्होंने लिखा नहीं आर्टिकल में।
उसके बाद में क्या कहते हैं जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो काफ़ी कम हो गई है रिबल्स को, इसलिए जो वार है वही, इसीलिए जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीज फायर किस तरह का आना चाहिए। जो सऊदी अरेबिया के जो प्रोक्सी है वहाँ पे लड़ रहे हैं रिबल, वो तो यूँ कहते हैं कि देखिए पूरे नेशनल सीज फायर होना चाहिए पूरे सीरिया के अंदर में, और जो सीरिया की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि लोकल लेवल पे आना चाहिए सिर्फ, यानी एलोपो के अंदर। क्योंकि देखिए सीरिया की गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अभी क्या है, अभी जो रिबल्स हैं जिनकी लड़ाई है सीरिया के गवर्नमेंट के साथ में, वो कमजोर हैं। एक बार जल्दी से इन पे और कब्जा कर लो और टेरिटरी कैप्चर कर लो, बाद में सीज फायर तो होना ही है। तो एक बार ये सीज फायर जो सिर्फ एलोपो में साइन करना चाहते हैं, पूरे सीरिया के अंदर में नहीं। और उसके बाद में तीनों पावर्स जो हैं, टर्की, ईरान और जो रशिया हैं, ये तीनों एक मंच पर जुटे हैं, वही बात। लेकिन कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं आए इस पे। कौन कौन नहीं आए वो इस एग्रीमेंट में, सीज फायर में नहीं शामिल हुए, जिससे उसमें मुख्य रूप से एक तो ISIS है, ये नहीं आए। सीरिया में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, कुछ आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, बहुत सारे इधर उधर लड़ाई हो रहे हैं, सांप सीढ़ी चल रही है वहां पे। आप देखिए जो ISIS है और दूसरा जो एक और दूसरा है जबात फतेह अल असम साम, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंटेक्स्ट समझ लिए इनका। ये कहते हैं कि देखिए कुछ जो है नहीं शामिल हुए वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन ग्रुप्स पर जो शामिल हुए उनको कहते हैं कि आपने जो रेवोल्यूशन है उसको नुकसान पहुंचाया, ये जिहाद के खिलाफ है, डाइल्यूट कर दिया आपने पूरा पर्पज़। तो फिर टर्की कहता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आइसोलेट कर दीजिए। ISIS तो पहले से आइसोलेटेड है। जो दूसरा ग्रुप है JFS जिसने विरोध किया इस पूरी वार्ता का, इसको भी आइसोलेट कर दीजिए। फिर सीरिया गवर्नमेंट को भी देखिए कम, इसके लिए भी सीरिया गवर्नमेंट के लिए भी एक पहेली है। पहेली क्या है? काउंड्रम होता है पहेली। पहली ये है कि इनके लिए देखिए ISIS है वो अब दोबारा से रीस्ट्रेंथन करना इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। पालमिरा जो सिटी है जो सीरिया ने कैप्चर कर ली थी, दोबारा यहाँ पे बढ़त बनाई है, ISIS ने थोड़ी टेरिटरी यहाँ पे कैप्चर करी है। एक और जो है डिर इर जोन जो भी है इसका नाम है, इन दोनों सिटीज़ पर। और इससे क्या हुआ है देखिए 93,500 जो लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सीरिया की जो फोर्स है काफ़ी आउट स्ट्रिच हो गई हैं, यानी इनको सोचना चाहिए कि ये ईरान की सहायता से या फिर रशिया की सहायता से इनडेफिनेटली ये वार नहीं लड़ सकती। इनको भी एक एग्रीमेंट की आवश्यकता भी है पूरे सीरिया के ऊपर में। और दूसरा ये और दूसरे इशू जो हैं कुर्द के, सीरिया में देखिए जो कुर्द हैं वो उनको एक तरह से उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है टर्की के लिए, क्योंकि टर्की अब एग्रीमेंट में शामिल है और टर्की और कुर्द की कभी बनती नहीं है, क्योंकि कुर्द अलग देश की मांग कर रहे हैं टर्की के अंदर में, और कुर्द जो हैं वो सीरिया के अंदर में भी हैं। तो इस पूरी वार्ता में कुर्द को इग्नोर कर दिया गया, इसलिए क्योंकि टर्की की बात को सुना जा सके, क्योंकि टर्की और कुर्द एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन कुर्द इस बात से खुश नहीं है पूरे इस एग्रीमेंट से। तो कुर्द के बिना कोई भी एग्रीमेंट हुआ एक लेवल के बाद में सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। और दूसरा जो इशू है वो इस्लामिस्ट आर्म्ड ओपोजिशन, यानी अब जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं सीरिया के अंदर में वो अब सीरिया को एक तरह से सेकुलर कंट्री नहीं मानते, लेकिन असद कहता है कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर है। तो दूसरे इश्यूज भी यहाँ पे आ रहे हैं, कंट्राडिक्शंस हैं वो काफ़ी शार्प है। अब सीरिया की जो कैपेबिलिटी है वो भी नहीं लगती कि वो इसे सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर ये वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि जो पीस प्रोसेस है ये एक प्रोसेस है, पूरा स्टेट नहीं है, टाइम लेगा होने में। पायरिक बैटल ये है, पायरिक बैटल ऐसी बैटल होती है जिसमें जो बंदा जीतता है, जीत तो जाता है लेकिन उसकी जीत जो है उससे काफ़ी नुकसान हो जाती है। मतलब अगर वो हारता तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना वो जीत के वो नुकसान उठा पा रहा है। अस्ताना ये कहते हैं कि अस्ताना के बाद में अब नेगोशिएशन जाएंगी जिनेवा के अंदर में, तो हम भी जाएंगे जिनेवा के अंदर में इनको डिस्कस करने तो अब देखिए ये कहते हैं कि अब जिनेवा में जो इनकी जो होगी उसी से होप है कि UN इस पूरे मुद्दे पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाने में सफल होगा। आगे क्या है, आगे बेसिक इनकम पे ये आर्टिकल है। तो देखिए बेसिक इनकम पे काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इसके खिलाफ में डिस्कस किए थे कि अगर बेसिक इनकम आती है तो मोटिवेशन नहीं रहेगा, कोई भी बंदा कमाएगा नहीं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। दूसरा एक आर्टिकल में कहा गया था द हिंदू के कि इससे अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी एक बंदे को मुफ्त की मछली देने से तो अच्छा ये है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो, उसकी कैपेबिलिटी ला दो ताकि वो कल से अपने आप कमाना तो सीख जाए। तो ये 3-4 पॉइंट थे हमने डिस्कस किए थे। और तीसरा ये भी पॉइंट था कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम चला सके, ये तो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो अब इसमें इसके पक्ष के पॉइंट्स हैं। ये आइडिया नहीं है, पहली बार ये आइडिया था थॉमस मोर के द्वारा 1918 में। जो रसल है इन्होंने भी ये आइडिया दिया कि कुछ स्मॉल बेसिक इनकम होनी चाहिए जो सबके लिए होनी चाहिए, कोई काम करे या ना करे। ये कहते हैं कि देखिए जो काम करे उसके लिए वो ज़्यादा कमा सके तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन लेने के बाद में भी अगर काम नहीं करना चाहता तो एक तरह से
उनकी छूट होनी चाहिए कि वो देखिए बेसिक इनकम के तहत अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन आज के टाइम में देखिए ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती, क्योंकि हमारे देश में अगर हम ऐसी मर्जी देंगे तो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसे हमें यूटिलाइज करना आवश्यक है। अगर हर एक को हम पैसा मुफ्त में देने लग गए तो देखिए, एक कहावत है हिंदी में, आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा। ये मेरा अपना पॉइंट है, ये किसी आर्टिकल में नहीं है। तो आगे देखिए, ये एक और है, एंटी ग्लोबलाइज्ड जो पॉपुलेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के विरोध में जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि देखिए ये 4-5 रीजंस हैं। एक तो उससे पहले एक और चीज़ ये देख लीजिए, ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में प्रोटेस्ट क्यों बढ़ रहा है वो तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि इनइक्वलिटीज बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है और जो है वर्ल्ड में इनसर्टेनिटीज, वार वगैरह, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो ग्लोबलाइजेशन के विरोध में जो है प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब एक और चीज़ ये है कि फिनलैंड ये कहता है कि फिनलैंड ने अब एक ट्रायल बेसिस पे एक स्कीम स्टार्ट की है, ये यूनिवर्सल मिनिमम इनकम की स्कीम में। इन्होंने 2000 युवाओं को रैंडम बेस पे पकड़ा और उनको कहा कि आप 560 यानी 560 यूरो हैं वो ले लीजिए। अब इन पर मॉनिटर करेंगे किस प्रकार से ये एक्ट कर रहे हैं, कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। अगर कोई छोटी मोटी जॉब भी ये पकड़ते हैं तो भी इनको ये 560 यूरो हैं वो मिलते रहेंगे इस बेसिक इनकम के तौर पर। अब ये सपोर्ट किस बात पर करते हैं, ये बेसिक इनकम का सपोर्ट इस बात पर करते हैं कि जो इनइक्वलिटी यानी असमानताओं को काउंटर करने के लिए बेसिक इनकम होनी चाहिए। जो वेज ग्रोथ है वो रुक गई है, यानी तनख्वाह है वो बढ़ नहीं रही, इसलिए भी बेसिक इनकम होनी चाहिए। और जो ऑटोमेशन है यानी मशीनी, आजकल क्या है, लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं, मशीनों से ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा जॉब्स मिल नहीं पाती, इसलिए भी बेसिक इनकम होनी चाहिए। फिर इमिग्रेंट्स के डर से, यानी आज जैसे यूरोप के लोग, एशिया के लोग यूं कहते हैं, जो यूएसए के लोग यूं कहते हैं कि जो माइग्रेंट्स आते हैं और हमारी जॉब ले जाते हैं, तो सबके पास में बेसिक इनकम रहेंगी तो वो बाद में जो माइग्रेंट्स के खिलाफ में उनकी दुर्भावना पैदा होती है या फिर रिसेंटमेंट पैदा होती है वो नहीं हो पाएगी। तो एक हमने भी चलाया था मध्य प्रदेश में, हमने कुछ इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी 4 कुछ ऐसे फायदे ही नजर आए। कौन कौन से ऐसे फायदे हैं हमारे देश के अंदर में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिनको जो बेसिक इनकम की स्कीम का फायदा दिया गया था तो कुछ ऐसा, मतलब उनको पैसे दिए गए थे, उनको बेसिक इनकम तो नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश में जो स्कीम चलाई गई थी उसमें क्या था, बीपीएल में जितने पैसे मिलने चाहिए थे उनके 1/3 पैसे उनको दे दिए गए थे मुफ्त में। और उससे फायदा क्या हुआ, उससे उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया। वो अगर उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया तो अब जो वो गरीब लोग हैं वो दाल खाने लगे, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने लगे, मीट खाने लगे, तो इससे उनका न्यूट्रिशन लेवल में इंप्रूवमेंट आई और उनकी जो बीमारियां हैं वो घट गई। और जो बच्चियां हैं हमारी, उनकी इनरोलमेंट रेशो जो है और अटेंडेंस रेशो है स्कूल के अंदर में वो भी बढ़ गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड इस चीज़ से क्या हुआ, और ज़्यादा इक्विटेबल डेवलपमेंट आया। और थर्ड जो रीज़न है, क्या फ़ायदा हुआ इसका, फ़ायदा ये हुआ कि देखिए थोड़ा बहुत पैसा इनको एक्स्ट्रा मिल गया तो गांव में बिजनेस ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि थोड़ा पैसे का उन्होंने फ़ायदा उठाया, छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर लिया। और जिनको, और कईयों को जो खेती करते हैं उन्होंने अपनी खेती का विस्तार किया, तो इससे ये फ़ायदा हुआ। और चौथा जो फ़ायदा ये हुआ कि जो उन पे उधारी थी, यानी कर्जा चढ़ा हुआ था गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया। तो कर्जे की वजह से आपको पता है कितनी गंभीर समस्या है, जो लोन की समस्या होती है, इससे किसान सुसाइड करते हैं। तो ये 4 फायदे हुए। तो हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए अब इसके पक्ष में लिखने के लिए। 4 पॉइंट ये हो गए और ऊपर के ये भी 4 पॉइंट हो गए फिनलैंड के। ये जो फिनलैंड के पॉइंट्स थे ये हम हमारे कंटेक्स्ट से लिख देंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट से, कि ऑटोमेशन, ये तो जनरल पॉइंट्स है ना, तो कम से कम हमारे पास अब 8-9 पॉइंट्स हो गए इसके पक्ष में भी लिखने के लिए भी। अब देखिए, और इसके बाद ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो शराब खरीद लेंगे अगर उनको पैसे दिया जाए, तो इससे तो आप ऐसा करते हो तो डिग्निटी हर्ट करते हो इन गरीब लोगों की, आप अगर उन पे आरोप लगाते हो, सबको एक ही तराजू में तोलते हो। दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए, उन लोगों को अगर सेफ्टी, आप उन लोगों के लिए तो कह सकते हो जो पैसा नहीं कमाना चाहते कि हाँ भाई हम तो कमाना ही नहीं चाहते, आप हमें पैसे दे दीजिए, उनके बारे में तो आप कह सकते हो कि इनको मत दीजिए। लेकिन आप उन लोगों को क्या, जो बेचारे मेहनत भी करना चाहते हैं, काफ़ी सारी वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनका फिर भी जो है वेजेस काफ़ी कम हैं, तो ऐसे लोग जो मेहनत भी पूरी करते हैं फिर भी वो अपना जीवन यापन नहीं चला सकते, उन लोगों को अगर इस बेसिक इनकम का फायदा मिले तो सोच के देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि जो हैंडलूम वेवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, जो हाथ से कढ़ाई करते हैं, ऐसे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं फिर भी इनको जो है इनकी इनकम एक लेवल के बाद में बढ़ती नहीं है। तो इनको कितना फायदा होगा अगर बेसिक इनकम की कोई स्कीम चलती है तो। अब जो एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, ये कहते हैं कि देखिए 31 तारीख को जब आएगा, 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें एक पूरा चैप्टर रखेंगे बेसिक इनकम के लिए। और फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब ये कहते हैं कि देखिए 3-4 स्कीम जो सरकार ऑलरेडी चला रही है, 2 स्कीम्स की मेनली बात करते हैं, 2 या 3 कौन सी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में सरकार सब्सिडी देती है और मनरेगा में भी सरकार सब्सिडी देती है।
तो कहते हैं कि देखिए इससे अगर सरकार अब बेसिक इनकम चलाएगी तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो बैलून है वो यानी गुब्बारा बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसमें जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, या तो जो बेसिक इनकम ऐसा चलाए कि सरकार कुछ टारगेटेड सेक्शंस के लिए चलाए, सबके लिए ना चलाए, कि और इसको एक सस्टेनेबल कर दे कि लगातार उनको फंड्स मिलते रहें, यानी जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस के अंदर में बीपीएल के अंदर में आते हैं या फिर जो गरीब हैं उनके लिए सरकार ये सस्टेनेबल स्कीम चला दे बेसिक इनकम के लिए, और कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोर्स रख दे इनके लिए, जैसे कि कुछ या तो नया टैक्स लगा दे या फिर कुछ और इंसेंटिव्स दे दे ताकि ये जो कम से कम गरीब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसा ये आर्टिकल में कहते हैं। अब अगला आर्टिकल करते हैं डिस्कस, गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम सरकार ने चलाई थी। ये क्या था, इसमें जो लोग, जिन लोगों के पास में कोई यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है, जिनके पास में 30 ग्राम से ज़्यादा सोना है, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए जमा करा सकते हैं बैंक्स के अंदर में, और इस पर उनको 1% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया, और इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि ये स्कीम ऑलमोस्ट फेल हो गई। तो अब ज्वेलर्स ने अपना एक सजेशन दिया है। जो ज्वेलर्स है उन्होंने यूँ कहा है कि देखिए आप एक काम कीजिए, ये स्कीम इसलिए फेल हुई क्योंकि देखिए 1% को उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आप यूं कहते हो कि आप देखिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाद में पैसा वापस निकलवाना चाहता है कस्टमर अपना, उसको तो देखिए आप बुलियन के तौर पे दोगे। बुलियन मतलब सोने के जो सिक्के नहीं होते, सोने के सिक्के या बिस्कुट जो होते हैं, उसके तौर पे आप दोगे पैसा जिन लोगों ने अपना सोना जमा कराया था, और लॉन्ग टर्म में उनको आप पैसे के तौर पे वापस लुटाओगे। तो अब देखिए कौन अपना सोना जमा कराएगा ना। मान लीजिए जिसके पास में ज्वेलरी है, किसके पास में नेकलेस है या फिर ज्वेलरी है, वो अपना सोना क्यों जमा कराएंगे, क्योंकि देखिए ज्वेलरी बनाने का ही कुछ खर्चा लेता है ज्वेलर्स, यानी जो जोहरी होता है वो पैसा लेता है इस चीज़ का कि ज्वेलरी को बनाने का। तो 1% ब्याज मिल रहा है उसको इस सोने पर जमा कराने पर, लेकिन उतना तो नुकसान हो जाएगा। फिर से अगर उस सोने को ज्वेलरी बनवाने जाएगा तो उतना नुकसान नहीं हो जाएगा। तो अब ज्वेलर्स ये कहते हैं कि आप हमको बीच में ले आइए कि हम उनको फ्री में ज्वेलरी दोबारा बना के देंगे, तो इनको फायदा ये होगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर देखिए लोगों को यूं लगेगा कि हमें अपनी मनपसंद की ज्वेलरी मिल जाएगी बाद में, अगर वो बैंक से अगर सोना निकलवाना चाहते हैं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे ना। अगर सर आप इसको सोने के बिस्कुट के तौर पे ज्वेलरी वापस दोगे तो कौन बनवाएगा, तो ज्वेलरी बनाने का खर्चा कौन भरेगा। तो वे फॉरवर्ड तो यही है कि देखिए 20,000 जो टन है हम सोना हम इंपोर्ट करते हैं, इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है काफ़ी बढ़ जाता है, और सरकार को एक इंपोर्ट ड्यूटी है वो सोने पे कम करनी चाहिए, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो इससे नुकसान ये होता है कि स्मगलिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करो सोना, क्योंकि लोग फिर वैलिड रास्ते से नहीं स्मगल करके दूसरे रास्ते से लाने लगते हैं सोना। तो अगला आर्टिकल क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इसमें देखिए हुआ क्या है, इसमें एक पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है। अब सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे रिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है ना, जो ये मुस्लिम कंट्री है मिडिल ईस्ट के, पाकिस्तान को यूँ लगता है ये सिर्फ हमारे साथ में संबंध अच्छे रखें और इंडिया के साथ में ना रखें। जैसे कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं यूँ कहते हैं, वो जो फेलो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो हिंदू इंडिया को, यानी हर बात को वो इंडिया के एनमी के तौर पर, हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखते हैं पाकिस्तान वाले। और यूएई अब आए हैं, ऐसा नहीं है यूएई की जो क्राउन प्रिंस है वो आए हैं, उससे पहले भी सऊदी अरेबिया के जो किंग अब्दुल्ला हैं वो भी आए थे, और ना सिर्फ आए रिपब्लिक ट्रेड पे, उन्होंने तो यूं भी कहा कि इंडिया मेरा दूसरा घर है। देखिए यूएई ने दोनों के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं, और दोनों के जो लोग हैं काफ़ी डायस्पोरा है, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी यूएई के अंदर में। और एक तरह से पाकिस्तान तो यूं कहता है कि देखिए पाकिस्तान चाहता है कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर वेस्ट के जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में पाकिस्तान की नज़दीकियां हैं, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बिल्कुल तोड़ के रखें, एक आयरन कर्टेन बना के रखें इंडिया के साथ में। पाकिस्तान ऐसा चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं। और अब यूएई ने देखिए पाकिस्तान की कितनी हेल्प करी, आर्टिकल में कहते हैं यूएई ने बहुत सारी हेल्प करी। पॉइंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए उन्होंने बहुत हेल्प करी। मिलिट्री प्रोटोकॉल में अब जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, सिखाते हैं यूएई वालों को, और यूएई के लोगों ने सरकार में जॉब देने की बात कही जो पाकिस्तान की लेबर है उनको। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प कर रखी है यूएई ने पाकिस्तान की। लेकिन अब यूएई और पाकिस्तान अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यूएई जो रेडिकल इस्लाम है उसके विरोध में नरेटिव तैयार कर रहा है, और अब 11 जनवरी को पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान द्वारा एक हमला करवाया गया अफगानिस्तान के अंदर में, जिसमें यूएई के 5 डिप्लोमेट्स मारे गए। तो अब यूएई तो चाहता है कि आतंकवाद बंद हो, और पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें हैं कि दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, और यूएई भारत के साथ ज़्यादा नज़दीक आ रहा है।
वही बात है कि पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड में हर एक चीज़ को इंडिया के दुश्मनी से छोड़ना चाहिए, हर एक चीज़ को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि आप हर एक देश को यूं नहीं कह सकते ना कि आप इस चीज़ को इंडिया के प्रिज्म से देखो। सभी देश जो हैं वो धर्म के नाम पे नहीं चलते, सभी देश जो हैं आइडियोलॉजी के नाम पे नहीं चलते। इंडिया की भी एक अपनी जो है अब इकोनॉमिक पावर है, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, तो आप कितना भी रोक लीजिए, चाहे वो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, वो अपने हिसाब से इंडिया के साथ डील करेगा ही करेगा। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।